स्वागत है आप सभी का डेली जीके क्विज में। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आपका पूरा रिवीजन होने वाला है इस क्लास में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारनाथ। ओके, और सारनाथ कहाँ है? यूपी के बनारस में है सारनाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अकबर, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य एंड समुद्रगुप्त। तो हमारा ऑप्शन सही है जो है वो बी ऑप्शन सही है। शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया था। वो जीटी रोड जो है कोलकाता से पेशावर तक को जोड़ता है। कोलकाता से कहाँ तक? कोलकाता से पेशावर को जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अहम भूमिका जिसकी थी वो थे राजा राम मोहन राय। तुम्हारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने जो है सती प्रथा को सुधारने में बहुत भूमिका निभाई थी। और इसके बाद जो है सती प्रथा 1829 में जो है पूरी तरीके से बैन हो गई। और इस उसमें सहायता करी थी उनकी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है वो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1930 में हुई थी दांडी मार्च की शुरुआत। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा शुरू करी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ओके, अब 12 मार्च को ये चालू होता है और 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल को ये लोग दांडी पहुंच जाते हैं। गांधी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो है इन्होंने नमक कानून तोड़ा और वहीं से 6 अप्रैल से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो गई, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में आए तो नहीं है, बट कुछ एग्जाम्स में ऐसे देखने को ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या है? भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं। क्या है? एक भित्ति चित्र हैं और मूर्तियां हैं। ठीक है, जो जातक कथाओं, बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों को दर्शाती हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा भारतीय स्थल था, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राखी गढ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जो है वो मेगस्थनी ने लिखी थी, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना करी थी। ठीक है, वो व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज और प्रशासन का वर्णन किया था। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इंडिका में किसका वर्णन है? तो वो प्रशासन का वर्णन है और समाज के बारे में वर्णन है, याद रखना। क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। इंडिका से संबंधित अगर इंडिका बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, पर अब क्या करेंगे, वो इंडिका से कुछ रिलेटेड चीज़ें पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब फॉर्मेट धीरे धीरे एग्जाम्स के चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो जो ऑप्शन सही है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर कहें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि पंचायती राज लाने का जो भूमिका थी इनकी बहुत ज़्यादा थी। तो लॉर्ड रिपन को 1882 में स्थानीय स्वशासन का संकल्प के कारण इसका जनक माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन कब लाए? वो 1882 में। कौन लाया था? लॉर्ड रिपन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा और शाम का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र को जो है भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और यह अपनी चमक के कारण सुबह और शाम के समय आकाश में आसानी से दिख जाता है, इसीलिए हम इसको भोर का तारा और सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पठार से है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक पठार से जो है ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, भारत का मानक समय रेखा किस रेखांश से निर्धारित होती है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है हमारा मानक समय रेखा है, और ये ईस्ट में है, क्योंकि ये ईस्ट में ही है 82.5 डिग्री, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य आप कमेंट करके बताएंगे कि वो 5 राज्य कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल जो है में जो है ओजोन परत है। ओके, जो कि 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेगुर जो है काली मिट्टी के रूप में, काली मिट्टी का दूसरा नाम है। और ये जो है महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, इन जगहों पे जो है काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और ये सबसे अच्छी जो इसमें फसल होती है वो फसल होती है कपास की। याद रखना, कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत जिस कहा जाता है वो है पामीर का पठार। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जो सही है वो ऑप्शन सी सही है, आयरलैंड। आयरलैंड जो है वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो कि इंडिया को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में 1950, 1951, 1952, 1956। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और इसी पहले संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जो है इसी संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 530। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 550। अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। पहले कितनी थी? 552। 552 सदस्यों की संख्या हो सकती थी। तो 2 सदस्य कौन थे? वो एंग्लो इंडियन थे, जिसको बाद में जो है 104वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया, कि अब जो है एक जो 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचित नामित हुआ करते थे, अब उनको जो है नामित नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 550 जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन देख लेते हैं कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, या केंद्रीय मंत्री करते हैं, या फिर राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखना, वित्त आयोग की कौन से अनुच्छेद में स्थापना किया गया है? तो 280 में, अनुच्छेद 280 में जो है के तहत जो है एक वित्त आयोग गठित होगा, और उसका गठन जो है राष्ट्रपति करेंगे। और उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल के लिए उसका कार्यकाल होगा, याद रखना। और वित्त आयोग का कार्य क्या है? वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिशें करता है। केंद्र को कितना देना चाहिए और राज्य के बीच राजस्व वितरण कैसे करना चाहिए, ये किसका काम है? वित्त आयोग का काम है। तो वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? 280 में है। उसको वित्त आयोग को गठित कौन करता है? राष्ट्रपति गठित करते हैं। कितने सालों के लिए होता है? तो 5 सालों के लिए होता है। और ये किसका काम क्या है? राज्यों के बीच राजस्व वितरण करता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, या तो आप कहीं लिख लो या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि ये आगे आने वाले एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब भारतीय रुपया $अमेरिकी के मुकाबले गिरता है तो इसको क्या कहा जाता है? जब भारतीय रुपया जो है अमेरिकी
डॉलर के मुकाबले गिरता है तो इसको मूल्यह्रास कहते हैं, डिप्रिशिएशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, डिप्रिशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इसीलिए जो है देश की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को जो है देश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। और सेबी जैसी बोर्ड का भी जो है मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ओके, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए या रक्त का थक्का जमने में जो है मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग जो है वो होता है किसके कारण? तो दूध का सफ़ेद रंग जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए केशिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी कैरोटीन एंड ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, कैसीन। ठीक है, कैसीन जो है, कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है बी और डी का प्रयोग किया जाता है, मीन्स भारी जल, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर के मंदक में, मॉडरेटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक हार्स पावर लगभग कितना वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर लगभग, ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम, ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 1000 वाट, ऑप्शन सी है 500 वाट, ऑप्शन डी है 750 वाट। तो जो है एक हार्स पावर में लगभग 746 वाट होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान और ऑप्शन डी काला हारी रेगिस्तान। और आपको ये कमेंट करके आंसर देना है, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ओके, द बिगेस्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन देख लेते हैं, टी एन शेषन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन एंड ऑप्शन सी एस एस गिल एंड ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। देखते हैं, सुकुमार सेन ने 1950 से 1958 तक जो है सेवा की और भारत के पहले दो आम चुनाव 1951 से 52 और 57 की निगरानी की थी। भारत के दो पहले जो चुनाव हुए थे उसकी निगरानी सुकुमार सेन ने की थी और वो पहले चुनाव आयुक्त भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल जो है, केरल से संबंधित है कथकली। कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम जरा। कथकली एक जटिल और रंगीन नृत्य शैली है जो केरल की है, जो अपनी विस्तृत वेशभूषा, मुखौटों और चेहरों के हाव भाव के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक डांस फॉर्म जिसमें जो है वो चेहरे पे एक मुखौटा लगाए रहते हैं। ओके, तो ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके,
और ये किसको दिया जाता है, व्याख्या देख लेते हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट कोच प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, ना कि खिलाड़ी को दिया जाता है। ओके, याद रखना। द्रोणाचार्य किससे संबंधित है, खेल से, और किसको दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जयंती पर जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस जयंती पे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी, इट इज़ वेरी इजी, वेलिंगटन है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जस्ट वेट। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1945। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ना फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ओके, और इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखना ये कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित थी, तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुई थी, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा ए है चावल, बी है दाल, सी है गेहूँ, और डी है गेहूँ गन्ना, सॉरी डी क्या है, गन्ना। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं सही, ऑप्शन सी सही है, गेहूँ। ठीक है, दालों को तो सबसे कम प्रभाव पड़ा था, दालों पे जो है सबसे कम प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस प्रभाव पड़ा था, तो वो गेहूँ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं पे प्रभाव पड़ा था। फिर इसके बाद जिसका नंबर आता है वो चावल आता है। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, जो सबसे ज़्यादा उपज दिए। पहले तो पहले नंबर पे गेहूं है, इसलिए इस इस क्वेश्चन का आंसर गेहूं हो रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है, तो मुख्य रूप से इसने किसको प्रभावित किया था, गेहूं को प्रभावित किया था। ओके, गेहूं को प्रभावित किया था, और दूसरे नंबर पे क्या था, चावल था। ओके, दालों पे सबसे कम प्रभाव पड़ा इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी तुम्बा, ऑप्शन डी बालाशोर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोखरण में जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पोखरण। ओके, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। कब किया गया था देख लेते, ये 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में किया गया था। याद रखना डेट एक बार फिर से देख लो आप लोग, 18 मई 1974, 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका एक मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक पूरा रिवीजन सीरीज होने वाला, तो ये आपको सच में पूरा रिवीजन होते हुए चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक में के कारण होता है, तो जो है पत्तियों का हरा रंग जो है वो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाइकोपीन, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, एंड ऑप्शन डी है चेंथोफिल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। आप सबको पता होगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, एंड ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी
हवा की गति। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। ओके, इसके लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, बैरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को समझने के लिए किया जाता है, ठीक है, या मापने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी लंदन एंड ऑप्शन डी पेरिस। तो हमारा जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। वॉशिंगटन डीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का मुख्यालय है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। पहले आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है वो, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंदमन, ऑप्शन सी है गोरा एंड ऑप्शन डी है कपाल कुंडला। तो ऑप्शन सही है बी, आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है और ये 1882 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ओके, याद रखना किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कब प्रकाशित हुई थी? 1882 में प्रकाशित हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रबी फसलें किस माह में बोई जाती हैं? तो इजी है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है किसान के घरों से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर में जो है रबी फसलों की बुआई की जाती है। ओके, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंड ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ओके, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांगसी नदी जो है, और ये चीन की भी सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। कौन? यांगसी नदी। ओके, देख लेते हैं कि व्याख्या। यांगसी नदी चीन में बहती है और एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में कमेंट करके आप बताओगे, कमेंट करके आप बताओगे। ओके, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन वो है, ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन का ये बंगाल विभाजन जो है ये दर्शाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन किया था। तो फूट करो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति कब से शुरू होती है? लॉर्ड कर्जन की 1905 में जो इन्होंने बंगाल विभाजन किया था उससे शुरू हुआ था। अब आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली दरबार 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम किस अनुच्छेद के तहत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा और हृदय है। किसके अनुसार? ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार इसको इन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं पंडित रविशंकर? पंडित रविशंकर किससे संबंधित है वो आपको ऑप्शन देख लीजिए पहले, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सितार। ठीक है, पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? तो सितार से संबंधित है। देखते हैं, पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्होंने 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको? पंडित रविशंकर को किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया था। कब किया गया था? 1999 में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ है सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला जो है वो, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी है कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन सी है अवसादी चट्टानें एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है सी, अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री चट्टान में जो है कोयला मिलता है। कोयला कौन सी चट्टान में मिलता है? अवसादी चट्टानों में। जैसे कि अगर ये याद ना हो रहा तो फिर भी देखिए, अवसादी चट्टान इसलिए क्योंकि बहुत सारे अवसाद जो है आके धीरे धीरे इसमें जमा हुए हैं और उन्हीं अवसादों से लाखों करोड़ों वर्षों बाद क्या बन जाता है? कोयला बनता है। तो याद रखिएगा, इसलिए आपको ये ऐसे ऐसे करके आप याद करेंगे तो जो है आपको ये क्वेश्चंस और इसका आंसर याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर एंड ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। ओके, मिडनाइट चिल्ड्रन का उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, मिडनाइट चिल्ड्रन के जो उपन्यास है उसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो है इसके लेखक हैं। इनको बाद में 1921 में बुकर पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुल एंड बियर किससे संबंधित है? शेयर बाजार। जब मार्केट ऊपर तेजी से भागता है तो उसको बुल कहते हैं, जब वो मार्केट नीचे गिरता है तो उसको बियर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जस्ट वेट। क्वेश्चन अगेन फिर से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 1900, सॉरी 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 सॉरी, फिर से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। जो सही है वो है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए और आपका रिवीजन सही से हो पाए। आगे से मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि जो क्वेश्चंस लाऊंगा वो क्वालिटी वाले होंगे। जो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस लाएंगे, ताकि जो है रिवीजन भी हो पाए और साथ ही साथ आपका अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो पाए और यहाँ से भी क्वेश्चंस जो आप यहाँ रिवीजन कर रहे हो वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावनाएं हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।